जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में बायोलॉजी का पार्ट ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड है, जिसे आप ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड। ब्लड जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त, खून कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है ब्लड। तो ब्लड एक प्रकार का जो है प्राकृतिक कोलाइडी है। कोलाइडी मतलब एक गाढ़ा द्रव है जो चिपचिपा द्रव होता है, और यह तरल या संवहनीय तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त क्या है? रक्त जो क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और यदि बात करें तो सभी पोषकों को जो है, सभी पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? रक्त। तो रक्त को इसीलिए रिवर ऑफ द जो है, रिवर ऑफ ब्लड इसको कहते हैं। जीवन, रिवर ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन की गंगा कहा जाता है किसको? ब्लड को। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड क्या है? तो सभी पोषक पदार्थों को ढोने का कार्य करता है कौन? ब्लड। ब्लड क्या है? एक चिपचिपा जो है पदार्थ द्रव है, और ये गाढ़ा द्रव है, और यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और ये संवहनीय ऊतक भी इसको कहते हैं। रक्त की मात्रा हमारे शरीर में देखा जाए तो वजन का 7% खून होता है। जैसे हम देखिएगा यहाँ, जैसे हम बात करें, यदि मान लीजिए किसी का 56 kg, या तो मान लीजिए कि 56 kg किसी का वजन है, ठीक है। किसी का वजन कितना kg है? 56 kg है। तो उसका कितना प्रतिशत? तो 7%। तो प्रतिशत के लिए बटे 100 लगाएंगे, और इसको काटेंगे तो कितना बार में? 25 चौके 100, और 14 चौका 56, और 98 बटे कितना आ गया? 25। तो लगभग 25 चौका 100, लगभग 4 लीटर खून होगा, ठीक है। या तो और बात कीजिए, यदि किसी का वजन 70 kg है, किसी व्यक्ति का वजन कितना kg है? 70 kg है। तो 70 kg का क्या प्रतिशत खून होता है? तो 7%। तो 7 लगाएंगे, प्रतिशत के लिए बटे 100 लगाएंगे, 0 0 काट देंगे, 7 7 कितना हो जाएगा? 49, और बटे 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4.9 लीटर। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसके शरीर में कितना खून होगा? 4.9 लीटर खून होगा। आप लोग भी अपना जो है खून पता कर सकते हैं। अपना शरीर का पहले वजन पता कीजिए, और वजन का जो 7% होगा वही ब्लड का क्या होगा? हमारे शरीर में मात्रा होगा। तो बताएंगे मानव रक्त के, यदि रक्त की मात्रा की बात करें तो हमारे शरीर में वजन, शरीर का वजन का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेल में बात करें, यानी पुरुषों में जो है, पुरुषों में ब्लड की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है। जो स्वस्थ पुरुष होते हैं उनके शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, और जो है स्वस्थ फीमेल महिला होते हैं, महिलाओं में 4 से 5 लीटर खून होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, खून का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। 7.4 हल्का क्षारीय कैसे होता है? देखिए, 7 से जब ऊपर चलेंगे तो क्षारीय माध्यम, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय माध्यम, 7 के बराबर रहेंगे तो उदासीनता कहलाता है, उदासीनीय माध्यम, ठीक है। उदासीन माध्यम है। तो 7 से थोड़ा सा ऊपर है, 7.4 है, इसका मतलब हल्का क्षारीय है। पूरा क्षारीय होता तो 14 तक जाता। तो 7 से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है? हल्का क्षारीय है। 7 से नीचे जाता तो हल्का अम्लीय है, और जो पूरा नीचे चला जाता तो पूरा अम्लीय है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान बताएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और यह कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसका रंग कैसा होता है? रक्त का, खून का जो रंग होता है लाल होता है। किसके कारण? तो बताएंगे खून का रंग लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यदि बात करें तो रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को, यानी खून के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप के मापने वाला यंत्र होता है, उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर का उसका नाम याद रखिएगा कि रक्त जो है, ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला यंत्र का नाम, मशीन का नाम क्या है? उपकरण का, उसका नाम बताएंगे। स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड का जो है प्रेशर, रक्त दाब मापा जाता है। और बात करें समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, समान व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है, ठीक है। 120 से 80 mm होता है। अब याद रखिएगा, एक वयस्क मानव शरीर में, एक जो है वयस्क मानव का शरीर है, यानी युवावस्था में है,
तो उसका जो है मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है कहाँ, अस्थि मज्जा में। जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा क्या होता है, देखिए जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, ठीक है, जहाँ जहाँ संधि है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है, वहाँ वहाँ क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। जब इसको खोल कर निकाला जाएगा तो इसको खोलिएगा तो एक ढक्कन जैसा उसको और खोलेंगे अंदर, तो जहाँ पर ऐसे से जहाँ भी आपका जो है सर जो ज्वाइंट है वहाँ पर क्या होता है, उस खाली जगह यानी दो हड्डियों के बीच खाली स्थान को अस्थि मज्जा कहते हैं। और वहीं पर क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो एक वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो दो हड्डियों के बीच जो खाली स्थान होता है, गैपिंग स्थान होता है, उसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। और वहीं पर हमारा खून का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अस्थि मज्जा के बारे में और बताइएगा कि अस्थि मज्जा जो है दो प्रकार के होते हैं। अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं अस्थि मज्जा को। और बोन मैरो जो है दो प्रकार की होती है। पहला का नाम लाल अस्थि मज्जा, जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, इसलिए आरबीसी का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। और आगे बढ़ेंगे तो पीला अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा दो प्रकार के बताएंगे, अस्थि मज्जा दो प्रकार के। पहला का नाम लाल अस्थि मज्जा, जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है, और दूसरा का नाम पीला अस्थि मज्जा। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगला जो है भ्रूण अवस्था में, जब शुरुआती दौर में जो है हमारे शरीर में जो खून बनता है, भ्रूण अवस्था मतलब बचपन वाला उम्र, माने जब उसका शुरुआती नया जीवन मिल रहा होता है, उस समय भ्रूण का जो है निर्माण जब होता है भ्रूण अवस्था में, तो जो है रक्त का निर्माण होता है कहाँ, यकृत में, लीवर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में, भ्रूण अवस्था में जो है यानी हमारे शरीर में जो है कहाँ पर बनता है, तो यकृत में बनता है, लीवर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड यानी जो है यानी संगठन बात करते हैं, यदि रक्त का संगठन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, तो इसमें जो है हमारा खून बना क्या क्या चीज़ से है, खून जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला बात करें हम, तो इसका मुख्य रूप से दो पार्ट में हो गया। तो जो है ब्लड का संगठन देखें तो दो रूपों में है मुख्य रूप से। पहला प्लाज्मा, दूसरा का नाम रुधिराणु या रुधिर कणिका, इसको कहते हैं रक्त कणिका कहते हैं, जिसे ब्लड कर्पसल्स कहते हैं, और इसका प्लाज्मा का प्लाज्मा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त संगठन जो है पहला एक पार्ट हो गया हमारा प्लाज्मा, और दूसरा का नाम क्या है, रुधिराणु या तो रक्त कणिका, यानी प्लाज्मा। और अब बात ध्यान रखिएगा, रक्त जो बना है प्लाज्मा और रुधिराणु अर्थात रक्त कणिका से मिलने से बना है। रक्त जो बनता है प्लाज्मा और रुधिराणु के मेल से बना है, क्या बना है, खून बना है। चलिए आगे अब संगठन। अब प्लाज्मा की बात करें हम, तो प्लाज्मा का प्रतिशत याद रखिएगा। मानव शरीर के रक्त में जो है प्लाज्मा की मात्रा होता है 55 से 60%, यानी माना जाए तो 60% है। और जो है रुधिराणु का जो है बात करें तो जो है 40%। अगर जो 55 चलेगा तो 45 चलेगा, और यदि 60 चलेगा तो 40 चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 55 से 60% मानव शरीर के रक्त में जो है प्लाज्मा पाई जाती है, और जो रुधिराणु की बात करें तो 40 से 45% जो है रुधिराणु पाई जाती है ब्लड में। अब इसका भी जो है संगठन है, प्लाज्मा भी मिलकर बना है, तो वो भी जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बना, तो ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा का निर्माण जो है यानी जल की सहायता से, प्रोटीन की सहायता से, खनिज लवण की सहायता से, ग्लूकोज की सहायता से और अन्य पदार्थों से हुआ है। तो खनिज लवण की, जल की बात करें तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल पाए जाते हैं। और प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा जो है 7% होते हैं, और लवण की मात्रा 0.9% होता है। और यदि ग्लूकोज की मात्रा करें तो 0.1%, और जो एक बच गया अन्य प्रतिशत, यानी जो है अन्य पदार्थों से, तो उसका 2% होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें तो रुधिराणु या तो रक्त कणिका में बात करें तो इसका भी जो है निर्माण संगठन जो हुआ है 40 से 45% रक्त में पाया जाता है रुधिराणु। और इसमें जो है इसका 3 भाग में बांटा गया, तो इसका 3 प्रकार है। तो जो रुधिराणु जो है आरबीसी, और दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा का नाम है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को कहते हैं एरियोथ्रोसाइट, याद रखिएगा, एरियोथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, जिसको व्हाइट ब्लड कर्पसल जिसको कहते हैं, तो इसका नाम है ल्यूकोसाइट। और हमारा एक प्लेटलेट्स है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इस अंग्रेजी नाम को याद रखिएगा। इसका अंग्रेजी जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट, एरियोथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इस वैज्ञानिक नाम को याद रखिएगा। तो जो है रुधिराणु जो है 3 पार्ट में बट गया है, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक प्लेटलेट्स। चलिए आई होप यू, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम बता दिए, प्लाज्मा जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज की मात्रा की बात करें 0.1%, और जो है अन्य पदार्थों की मात्रा की बात करें तो 2% होता है। अब आगे चलते हैं।
हमारा लिखा हुआ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में जानकारी थोड़ा प्राप्त करते हैं। प्लाज्मा तो हम बता ही दिए किन किन चीज़ों से बनता है। और प्लाज्मा के बारे में चले तो प्लाज्मा यह रक्त का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किस चीज़ का? तो खून का, ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है और तरल अवस्था में पाया जाने वाला यह भाग है। यह जो हिस्सा है प्लाज्मा जो है हमारे खून में जो है तरल अवस्था में पाया जाते हैं, मतलब पिघला अवस्था में रहता है। और यह जो है इसमें इसका जो है इसका जो 90% क्या होता है, इसका हिस्सा की बात करें तो 90% इसमें क्या होते हैं? जल होते हैं। हम पहले बता दिए हैं कि इसमें 90% जल की मात्रा होती है। और इसमें जो एक नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के कारण इसका कैसा रंग होता है? हल्का पीला रंग होता है। जब देखिए प्लाज्मा आपको पता चलेगा, जब हाथ उत कट जाता है तो थोड़ा सा देखिएगा पानी जैसा चलेगा, पानी टाइप का चिपचिपा पीला टाइप का थोड़ा सा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम प्लाज्मा कहेंगे। वही प्लाज्मा होता है। और ब्लड जो रेड कलर का होता है आरबीसी होता है, और जो हल्का पीला दिखेगा वो क्या है? प्लाज्मा है। हमारे खून में उपस्थित होते हैं। और जल के 90% इसमें होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की संगठन की बात करें तो प्लाज्मा में 90% जल पाए जाते हैं। और यदि बात करें ग्लूकोज और खनिज लवण की मात्रा दोनों मिल करके क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज और खनिज लवण जब मिलते हैं रक्त से तो हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी मिलता है। और यदि बात करें प्रोटीन, प्रोटीन जो है प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा प्रोटीन है? तो एक थ्रोम्बिन है और एक प्रोथ्रोम्बिन है और ग्लोसियोलिन है और फाइब्रिन है और जो है फाइब्रोनेजन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फाइब्रोनेजन है। अब ये सब जो है ये सब क्या है? प्लाज्मा का प्रोटीन का नाम है। अब जो थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन, याद रखिएगा, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जब हमारा शरीर कट जाता है तो रक्त जम जाता होगा, तो थक्का कम जब जाता है तो फाइब्रिनोजेन के कारण जो है रक्त क्या हो जाता है? थक्का हो जाता है। और यदि प्लाज्मा में अगर जो फाइब्रिनोजेन नहीं होता तो यह हमारे शरीर से जितने भी ब्लड हैं सब बाहर निकल जाते, लेकिन जम जाता है तो हम लोग जो है खून हमारे शरीर में रह जाता है। तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य की बात करें तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य की बात करें कि प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को जो ढोने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? हम पहले से बताए हैं कि जो है हम पहले भी बताए, देखिए रक्त का काम क्या है? हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थों को ढोने का काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड के अंदर कौन होता है? जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है और वही प्लाज्मा क्या करता है? जो है हमारे शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को ढोने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा करता है। और आगे चले तो रक्त का पीएच मान को संतुलित भी करता है। रक्त के पीएच मान को, हल्का जो क्षारीय बता रहे थे, रक्त का पीएच मान 7.4 जो बताए हैं, हल्का क्षारीय हल्का अम्लीय, ये सब क्या है? इसका कंट्रोलर कौन है? तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का काम है रक्त को थक्का जमाने का भी काम करता है और यह पीएच मान को संतुलित भी करता है, कंट्रोल करता है। और रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है कौन? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजेन होते हैं जिसके कारण थक्का जम जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के कारण ही, ऐसे तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके कारण जमता है, लेकिन प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा के अंदर रहने के कारण, इसलिए हम कहते हैं प्लाज्मा के कारण ही थक्का जमता है। क्या चीज़? ब्लड। तो रक्त का थक्का जमने का सहायक, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है कौन? प्लाज्मा। और ग्लूकोज को अन्य अंगों तक ढोने का भी कार्य करता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? प्लाज्मा करती है। और इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते सीरम। ये सीरम क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना हुआ है? जल से, प्रोटीन से, लवण से, ग्लूकोज से, अन्य पदार्थों से। यदि इन सब तत्वों को निकाल दिया जाए तो देखिए प्लाज्मा से रक्त थक्का जमाने वाला कारक होता है फाइब्रिनोजेन और नामक प्रोटीन। अगर जो हम मान ली जाए इसमें देखिए इतना प्रोटीन है, इसमें बस थक्का जमाने वाला प्रोटीन निकाल लेंगे फाइब्रोनोजेन, ठीक है। फाइब्रोनोजेन को यदि हम प्लाज्मा से बाहर खींच लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। सीरम का मतलब जैसे आप लोग जो है ठेठ भाषा में हम क्या बोले, जैसे चूल्हा पर जब बनता है चावल तो क्या होता है उसमें माड़ पसता है, चावल का जो पसाते हैं उसमें जो पसता है उसको क्या करते हैं लोग बाहर कर लेते हैं तो सिट्ठी उसको कहते हैं, सिट्ठी बच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है। कहने का मेरा मतलब है कि सीरम क्या होता है कि जो मेन पॉइंट को निकाल ले, ओरिजिनल जो है पोषक पदार्थों को, मेन प्रोटीन को निकाल ले तो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ये प्लाज्मा फिर क्या बन जाएगा? सीरम।
सीरम का मतलब हो गया फाइब्रोनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन जो है ये सीरम, जब ये प्रोटीन को, जब इस प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर कर लेते हैं, हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या कहलाता है, जो बच जाता है हिस्सा प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते ब्लड कर्पसल्स की बात करें, रक्त रुधिराणु की, जो रुधिराणु या तो रक्त कणिका की बात करें, तो यह ब्लड का 40 से 45% हिस्सा होता है। इसका कितना हिस्सा होता है, तो 40 से 45% इसका भाग होता है रक्त का, और इसका 3 भाग होते हैं, ठीक है। यानी जो बताएंगे रुधिराणु का कितना भाग, 3 भाग होते हैं। पहला का नाम आरबीसी, दूसरा का नाम डब्ल्यूबीसी, तीसरा का नाम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो पहला एरियोथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है, आरबीसी का जो है, ये जो है रुधिराणु यानी ब्लड कर्पसल्स का रक्त रुधिराणु या तो रक्त कणिका का क्या है, भाग है। 3 भाग होते हैं रक्त कणिका का। कितने भाग, ब्लड कर्पसल्स के 3 भाग होते हैं। पहला का नाम आरबीसी, दूसरा का नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरा का नाम बताएंगे थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट का नाम क्या है, आरबीसी। अब बढ़िया से आरबीसी के बारे में ढंग से सीख लेते हैं। चलिए आइए अब देखिएगा आरबीसी के बारे में। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कर्पसल्स। रेड ब्लड कर्पसल, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका इसका हिंदी बोलेंगे आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम बताएंगे रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रक्त कणिका। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एरियोथ्रोसाइट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरियोथ्रोसाइट है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम एरियोथ्रोसाइट है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क मानव के शरीर में हम बताए थे कि जो वयस्क होते हैं, युवावस्था में होते हैं, उनके शरीर में अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। अस्थिमज्जा क्या होता है, हम बार बार समझा रहे हैं कि 2 हड्डियों के बीच जो गैपिंग स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि है। और उस संधियों के बीच गैपिंग स्थान को क्या कहते हैं, अस्थिमज्जा कहते हैं। जो जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर मिलता है, तो अस्थिमज्जा में क्या निर्माण होता है, तो अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। यानी आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में, जब भ्रूण अवस्था में होता है तो ये कहाँ बनता है, लीवर में, आकृति में बनता है। जब वो जो है बचपन वाला उम्र होता है उस समय जो है भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है, इसका निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो है आकृति में, लीवर में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जीवन काल की बात करें तो हमारे शरीर में जैसे खाना वाना खाएं और उसके बाद जो खून आरबीसी का निर्माण हुआ, तो हमारे शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण कितने दिनों तक वो काम करेगा, 120 दिनों तक। तो इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल मतलब उसका जिंदगी कितना होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद यह जो है मर जाता है। कहने का मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने का मतलब है कि आरबीसी अब काम नहीं करता है। आरबीसी जो है हमारे ब्लड में तो होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, उसका मतलब गुण जो है नष्ट हो जाता है, जिसके कहते हैं उसका मृत्यु हो जाती है। तो आरबीसी के जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु कहाँ होती है, हमारा जो है अग्नाशय जो होता है, हमारा अमाशय होता है, जस्ट इसका हमारा जो पेट का अमाशय का जो हिस्सा होता है उसके जस्ट पीछे वाले साइड में होता है प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। स्प्लीन में जा करके या इसका क्या हो जाता है, मृत्यु होता है। 120 दिन के बाद, 120 दिन इसका जीवन काल है। उसके बाद आरबीसी का जो है नष्ट हो जाता है और यह जो इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ जाके, स्प्लीन प्लीहा में। तो प्लीहा क्या होता है, हमारे अमाशय के जो है जस्ट पीछे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। और ज़्यादा नहीं, छोटा सा हिस्सा रहता है जिसको प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन कहते हैं। और प्लीहा को एक बात और ध्यान रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आगे ध्यान रखते हैं, और इसे कब्रगाह भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो जा करके सब जो है बेकार आरबीसी जो है, आरबीसी जो नष्ट हो जाता है और जो बेकार हो जाता है, अनयूजलेस हो जाता है, जो यूजलेस हो जाता है, उस यूजलेस जो बेकार के पदार्थ जो आरबीसी होते हैं वो जाकर कहाँ जमा होते हैं सॉरी, जमा हो जाते हैं प्लीहा में। इसीलिए उसको कहा जाता है क्या चीज़, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा अर्थात स्प्लीन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्प्लीन को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है इसे, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ठीक है। बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको, जो प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को। चलिए अब ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। सबसे आरबीसी में बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक हम बताए थे, केंद्रक जो कोशिका का चैप्टर देखिएगा तो केंद्रक क्या होता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है केंद्रक को, यानी केंद्रक को कोशिका का दिमाग होता है। और जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी आरबीसी का नाम बतावेंगे तो उभयचर प्राणियों में, उभयचर का मतलब जो स्थल पर भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं, उनमें आरबीसी की जो है संख्या सबसे बड़ी होती है। आरबीसी की बड़ी संख्या, आरबीसी बड़ी
यानी जो है सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाया जाता है, तो उभयचर प्राणियों में आरबीसी जो बड़ी मात्रा में बड़ी पाए जाते हैं। और सबसे छोटी आरबीसी किस में पाया जाता है, तो बताइएगा सबसे छोटी आरबीसी किस में पाया जाता है, कस्तूरी मृग में पाया जाता है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में पाया जाता है। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा कि हमारे आरबीसी की संख्या कितने हैं शरीर में। आरबीसी की संख्या 5 से 6 मिलियन लगभग, यानी 50 लाख कह सकते हैं, 5 मिलियन लगभग 5 से 6 मिलियन तक जो है, यानी कुल संख्या कितनी है, 5 मिलियन बताइएगा। और आरबीसी का आकार देखा जाए तो आरबीसी किस टाइप का होता है, गोल आकार का, ठीक है, गोलाकार होता है। आरबीसी का जो है आकार कैसा होता है, गोलाकार, ऐसे रहेगा, ऐसे गोलाकार थोड़ा से, तो आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, गोल होते हैं। और आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं और लाइसोसोम नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पुरुषों में बात करें तो हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है, एचबी का हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 14.9 ग्राम होता है पुरुषों में, यानी मेल में 14.9 ग्राम एचबी हीमोग्लोबिन होते हैं। और यदि बात करें, और इसी को 100 ml कहते हैं। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है 13.9 ग्राम होती है। और एचबी कमी से होने वाला रोग, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन आरबीसी की संख्या कम जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और आरबीसी की संख्या मापी जाती है किसके द्वारा, तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा, याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। और रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और एक बात अंतिम याद रखिएगा, केचुआ में आरबीसी जो है, केचुआ में आरबीसी नहीं होता है, फिर भी इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हमारे खून का रंग जो लाल होता है, तो इसके कारण जो है आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल, उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन खून का रंग लाल होता है आरबीसी के कारण। तो आरबीसी जिसमें नहीं होता है उसका रंग लाल नहीं होना चाहिए। लेकिन परंतु केचुआ एक ऐसा प्राणी है, केचुआ हम बताएंगे कि आरबीसी नहीं होता है, परंतु फिर भी इसका रंग, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका क्यों कारण है, इसका कारण बताएंगे कि इनमें रक्त ग्रंथियां पाई जाती है, रक्त ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण केचुआ का रंग, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और एक बार और हम अगले वीडियो में भी बताए थे, जिसमें रीढ़ पाए जाते हैं उन्हीं का खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ तो केचुआ में कोई रीढ़ नहीं है, हड्डी नहीं है, फिर भी इसका रंग लाल है। क्यों, क्योंकि इनमें रक्त ग्रंथियां पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आरबीसी भी नहीं है, इसलिए आरबीसी क्यों नहीं है, आरबीसी किसको कहते हैं, आरबीसी बनता कहाँ है, तो जिनमें हड्डी होगा उन्हीं में आरबीसी बनेगा। तो हड्डी होता है, तो हमारा जो हड्डी है, हमारे पास हड्डी है, तो हड्डी है तभी तो आरबीसी का निर्माण हो रहा है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा किसको कहते हैं, तो दो हड्डियों के गैपिंग को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा का, दो हड्डियों के बीच जो खाली स्थान था उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि मज्जा जब हड्डी नहीं रहेगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, आरबीसी नहीं रहेगा तो लाल, खून का रंग लाल नहीं होगा, और लाल नहीं होगा तो उसका नाम क्या है, एक अपवाद में चलेंगे, तो अपवाद का नाम क्या बताइएगा, केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता है। और बाकी कुछ पार्ट रह गया हमारा, देखिए अभी हम आरबीसी समझाए हैं, डब्ल्यूबीसी बाकी है, और प्लेटलेट्स बाकी है, और बाकी कुछ बाकी है, अभी जो है 2-3 टॉपिक और बाकी है। इन सब चीज़ों को अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इतना जो समझ में आ गया है, मेरे चैनल पर पहली बार है तो जो है कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और जो है इस समझ में आया नहीं, और यदि कोई त्रुटि या दिक्कत लगता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, राधे राधे, और सभी को फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।